Assalamu alaikum students, myself Saira Khan from Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur, and I got 173 marks in MDCAT 2023. So आज मैं आपसे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ईयर का, इसकी गाइडलाइंस शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने जैसे ही आप ये वॉइस नोट सुन रहे हैं तो आपने अपनी बुक खोलनी है, आपने अपने हाथ में एक पेन लेना है और जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपने अपनी बुक पे ही मार्क कर लेनी है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लें तो इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ तो लाजमी आता है। ठीक है, और वो एमसीक्यू मोस्टली वो न्यूमेरिकल टाइप होता है जिसमें आपको सॉल्व करने होते हैं, लेकिन इतने इसमें हैवी टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो 1-2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त कंप्लीट होंगे जब आपको जो बेसिक फार्मूलाज है इस चैप्टर के वो पता होंगे। सो मैं इस वॉइस नोट को 2 स्टेप्स में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इस चैप्टर में से थ्योरी टाइप एमसीक्यूज़ कौन से आते हैं। बहुत ही कम आते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कुछ भी स्किप नहीं करना, हमने ईच एंड एवरीथिंग करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है वो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। और इंशाल्लाह अगर आप ये वॉइस नोट पूरा सुनेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ये जो स्टार्ट के 2 टॉपिक्स हैं, एटम्स, एविडेंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल आयन, मॉलिक्यूलर आयन। ये सब आपने एक बार रीड कर लेने हैं। ठीक है, और इसमें से 1-2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने मार्क कर लेना है ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ें तो आपको पूरा रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट आपने जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपको आना चाहिए। जैसे इसमें एटम की डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा जॉन डाल्टन की जो 2-3 पॉइंट्स है वो आने चाहिए। एविडेंस ऑफ एटम में इम्पोर्टेंट बात यह है कि एटम का जो मैस है 10⁻27 10⁻25 ग्राम कितना है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है ये आपको पता होना चाहिए। 1 AMU की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस इतना ही। मॉलिक्यूल में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसमें कितने एटम्स होते हैं और ये कितने टाइम्स हैवियर है ये आपको पता होना चाहिए। आयंस में आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, यानी आयन की जो फॉर्मेशन है वो कैटायन की और एनायन की जब ये फॉर्म होते हैं तो इसमें से किस में एनर्जी रिलीज़ होती है, किस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर आयन में इसको आपने एक बार रीड कर लेना है, और ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये दीज आयंस कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे थ्रू द गैस। सो इस यहाँ तक इसमें से कोई एज इट इज़ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार रीड करके हाईलाइट्स कर लेनी है ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसानी हो। ओके, सो नेक्स्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको टेबल जो बना हुआ है 1.1 ये लाजमी आना चाहिए। इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स के बाद भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो पॉइंट्स के बाद वैल्यू चेंज कर देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आप पता नहीं क्या वैल्यू थी। तो आपने ये बस 6 ही हैं एटम्स, इनकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। देन हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोप्स, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको आइसोटोप्स की डेफिनेशन आनी चाहिए और डिफरेंट आइसोटोप्स एटम्स के जो आइसोटोप्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में आप चाहें तो टेबल 1.2 याद कर सकते हैं इनकी एबंडेंस, लेकिन इनके एबंडेंस इतने नहीं पूछते। लेकिन आपको जितने भी आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनके आइसोटोप्स का आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं और कौन कौन से हैं। देन टेबल 1.2 के नीचे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर पूछ ली जाती हैं कि टोटल कितने आइसोटोप्स हैं, उसमें से रेडियो एक्टिव कौन से हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने अनस्टेबल हैं, और मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सो ये टेबल के नीचे जो 2 पैराग्राफ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है एवरेज एटॉमिक मैसेज। एवरेज एटॉमिक मैसेज ये एक्चुअली अब नेक्स्ट जितना भी आएगा ना उसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही पूछते हैं। उसका मैं आपको एक सेपरेट PDF मैं कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ,
उस पीडीएफ में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के वो मैं लिख दूँगी। तो अगर आप वो पीडीएफ ही जस्ट एक बार खोल के देख लें, उसके जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी फार्मूलाज हैं वो आप एक बार देख लें, तो इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें आपको ये जो नियॉन है 20, 21 एंड 22 इनकी जो अबेंडेंस है ये पता होनी चाहिए, जो कि फिगर 1.3 में दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एम्पिरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम किसी भी सब्सटेंस का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंबस्शन एनालिसिस में आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये फिगर 1.4 आप इसको एक बार देख लेंगे। इसमें पता होना चाहिए कि वाटर एब्जॉर्बर कौन है और कार्बन से एब्जॉर्बर कौन है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो फार्मूलाज जो मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ही फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम वही, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें हम एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आपको आना चाहिए। फिर कंसेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रोस नंबर, ये सारे मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल टाइप ही पूछे जाते हैं। और इसमें से अगर आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है वो एमसीक्यूज़ अपने सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आपको बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कितने ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम के बराबर होंगे। 1 ग्राम अगर मॉलिक्यूल है तो वो कितने ग्राम के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर में जो फार्मूलाज दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आइंस, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, क्योंकि अक्सर वो ना क्वेश्चन दे के पूछ लेते होते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, अक्सर पूछ लेते होते हैं, तो आपको ये भी आने चाहिए। उसके बाद है मोलर वॉल्यूम, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वैल्यू है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस डेसीमीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, सब में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये डेसीमीटर क्यूब जो है, ये एग्जांपल जो दी हुई है 2.106 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों जो पूरी स्टेटमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आती है स्टेशियोमेट्री। इसमें से अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरी टाइप में। इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है लिमिटेशंस, केमिकल इक्वेशंस की क्या लिमिटेशंस हैं ये पूछ लेते होते हैं। और ये जो स्टेशियोमेट्री है, अगर हम ये परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि सब सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए और कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये दोनों अक्सर पूछ लेते होते हैं। स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नेक्स्ट रिलेशन है मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप और मोल मैस रिलेशनशिप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कन्वर्जन जो है वो आपको आनी चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता होता है कि आपने बताना है, कोई भी वो रिएक्शन आपको करके दिखा देंगे और उसमें कहेंगे कि बताओ इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, इसमें एक्सेस रिएक्टेंट कितना यूज़ हुआ है, कितना लेफ़्ट है, ये सारे इन सब के लिए मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक फार्मूला ट्रिक्स वगैरह हैं, इंशाल्लाह उससे हो जाएंगी। उसके बाद आता है यील्ड वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते होते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीपल बाय 100। ये फार्मूला तो आपको हर हाल में आना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। और एक्चुअल यील्ड कैसे फाइंड करते हैं, वैसे एक्चुअल यील्ड तो दी होती है, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करते हैं। वो फार्मूले में एक्चुअल यील्ड दे देते हैं और कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करो, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी आनी चाहिए, फिर उसको फार्मूला पुट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो ये था हमारा कि
हम थ्योरी टाइप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। फिर आता है न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप के लिए मैं आपके साथ कुछ फार्मूलाज शेयर कर दूँगी, इंशाल्लाह उससे आपके सारे MCQs जो है ना वो हो जाएंगे। इसमें आपने इस चैप्टर की जितनी भी एग्जाम्पल हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। इनफैक्ट न्यूमेरिक कभी पूरी एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट होती है एग्जाम्पल की, और वो उठा के दे देते हैं, नम्स में भी दे देते हैं, MDCAT में भी। तो आप कोशिश करें कि जिनका सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है ना, जैसे एग्जाम्पल 4 है, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। आपको वैल्यू याद हो कि ये वैल्यू तो ये आंसर तक कि कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि अब टाइम नहीं होता हमारे पास, और अगर हमें ये याद आ जाए कि ये तो एक्जैक्ट वही एग्जाम्पल है जो बुक में दी हुई है, तो हम उसकी हमें वैल्यू याद हो, हाँ, तो वो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो जितनी भी एग्जाम्पल है ना उनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इसमें से जो विटामिन C है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला C3H4O3 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाँ, आपने एग्जाम्पल्स तो सारी करनी है ना, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स इसकी इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज में जो है ना क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये आपको आने चाहिए करने, इनकी मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद एस्पर्टेम क्वेश्चन नंबर 11, इस आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फार्मूला क्या होता है। और क्वेश्चन 15 इसको आपने एक बार कर लेना है, क्योंकि सेम वैल्यू तो नहीं देते होते, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन पूछा होता है कि मतलब काफ़ी बार ही आप जब देखेंगे ना पास्ट पेपर्स में, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ग्लूकोज वाला ना, कि इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है, तो आपने ये ज़रूर देखना है। इसके अलावा आपने काम करना है कि जितने भी एटॉमिक नंबर हैं वो आपको आने चाहिए। पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक मैसेज आपको एटलीस्ट आपको जो पहले 20 या 40 एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक मासेस ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में वो एटॉमिक मासेस नहीं देते और हमें खुद से पुट करने होते हैं। तो आपने एटॉमिक मैसेज लाजमी याद करने हैं, आप उनको लिख लें एक पेज पे और आप डेली उनको देखें तो आपको याद हो जाएंगे। और एटॉमिक नंबर भी आपको लाजमी आने चाहिए। बाकी ये चैप्टर जो है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट अपने आप को फील नहीं करेंगे। तो आपने करना क्या है कि किप्स का मैं सजेस्ट करूँगी, कोई भी आप लास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा लें, उनका CTS जो होता है चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं इस चैप्टर की, वो बहुत अच्छी हैं। लास्ट टाइम की जब मैंने ज्वाइन किया था टेस्ट सेशन तो बहुत अच्छी थी। आप इस चैप्टर के अगर किप्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं तो आप बस ये समझे कि आपकी इस चैप्टर की तैयारी कंप्लीट है, ठीक है। उन्होंने क्योंकि हर टॉपिक से MCQs दिए हुए होते हैं, तो आपने वहाँ से पूरा पेपर सॉल्व करना है और इंशाल्लाह आपके MCQs कोई भी इसमें से रॉन्ग नहीं होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड फी अमानिल्लाह।